वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय ऑनलाइन चैनल फिजिक्स प्लस। आज बच्चे आपको क्या करने जा रहे हैं, आपकी प्लस टू की यूनिट नंबर 4 का सेकंड पार्ट जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। आज बच्चे मैं आपको अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बच्चे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले चैप्टर में आपने ईएमआई के बारे में आपने रीड कर रहे हैं, रीड किया। आज आपको अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट? बच्चे अभी तक आप जो करंट डील कर रहे थे वो करंट आपका जो बैटरी से करंट मिलता है उस करंट के साथ डील कर रहे थे। बैटरी से जो करंट मिलता है वो बेसिकली डीसी करंट होता है, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। इस चैप्टर के अंदर हम जो करंट डील करेंगे वो है अल्टरनेटिंग करंट। यू आपकी मेनली हमारे घरों में जो करंट आता है वो कौन सा करंट होता है बच्चे? एसी करंट होता है। ठीक है, तो हमारे घरों में जो करंट आता है या हमारे घरों में जितने भी अप्लायंस बनाए गए हैं वो सभी एसी के ऊपर ही ऑपरेट करते हैं। डीसी के ऊपर बहुत ही कम आपके डिवाइस यूज़ करेंगे। तो मेनली जितने भी अप्लायंस हैं वो सभी के सभी एसी के ऊपर ही ऑपरेट क्यों करते हैं। आप हम एसी को अभी तक हम बच्चे जो करंट डील कर रहे थे हम डीसी करंट के साथ डील कर रहे थे। इस चैप्टर में हम एसी करंट को क्यों डिस्कस कर रहे हैं और साथ ही साथ आपके जितने भी अप्लायंस हैं वो एसी के ऊपर ही ऑपरेट क्यों कर रहे हैं। क्या एडवांटेज है एसी की जो आपके डीसी के ऊपर उसे प्रेफर कर देती हैं। तो लीजिए इस चैप्टर की आपकी स्टार्टिंग ही इनसे शुरू करते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। ठीक है, तो एडवांटेज से शुरू करते हैं। लीजिए हमारे अल्टरनेटिंग करंट के एडवांटेज। भाई अल्टरनेटिंग करंट की क्या क्या एडवांटेज हैं, तो यहीं से आपको जब एडवांटेज के बारे में पता लगेगा तो एसी के बारे में आपको पता लग जाएगा। ओके, एसी के एडवांटेज क्या है? देखिए सबसे पहले एडवांटेज ये है, एसी वैल्यू कैन बी इजीली एंड एफिशिएंटली कन्वर्टेड। इस अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज होती है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी इजीली एंड एफिशिएंटली कन्वर्टेड फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर बाय मीन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। बच्चे आपने आसपास अपने अपने घरों के आसपास अपने ट्रांसफॉर्मर को देखा होगा। ट्रांसफार्मर की हेल्प से क्या किया जाता है? ट्रांसफार्मर की हेल्प से जो भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है उसे इजीली और एफिशिएंटली एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे अपने आसपास गली मोहल्ले के आसपास आपने एक ट्रांसफार्मर देखा होगा। उस ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है बच्चे? वो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसकी हेल्प से बच्चे क्या करते हैं? वोल्टेज को डिक्रीज किया जाता है। एक दूसरी तरह के भी स्टेप आपके ट्रांसफार्मर होते हैं जिन्हें बोलते हैं स्टेप अप। जैसे आपको हमें पता है हमारे घर में कितनी वोल्टेज चाहिए? 220 वोल्टेज चाहिए। पीछे से जो पावर सप्लाई आ रही है वो तो बच्चे बहुत ही हाई पावर सप्लाई आती है, बहुत हाई वोल्टेज आती है। तो आपके गली मतलब के आसपास जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे हैं उनकी हेल्प से क्या किया जाता है? उस वोल्टेज को डिक्रीज करके 220 वोल्ट कर लिया जाता है। चलिए मान लीजिए आपके रेजिडेंशियल एरिया के बाद कोई इंडस्ट्रियल एरिया आ गया जहाँ पे हाई वोल्टेज चाहिए, तो वहाँ क्या किया जाता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हेल्प से वोल्टेज को फिर दोबारा इंक्रीज कर दिया जाता है। तो एसी वोल्टेज की सबसे बड़ी एसी करंट की यही बेनिफिट है। एसी वोल्टेज को आप क्या कर सकते हो? ईजिली और एफिशिएंटली एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में क्या कर सकते हो? ईजिली एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू तक आप चेंज कर सकते हो। दूसरा, अल्टरनेटिंग जो करंट है, द अल्टरनेटिंग करंट कैन बी transmitted and distributed over long distance economically without much loss of energy। तो अल्टरनेटिंग जो करंट है उसे ट्रांसमिट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एक तो बहुत ही ईजी है, इकोनॉमिकली बड़ा सस्ता पड़ता है और इसके अंदर आपकी एनर्जी का भी ज़्यादा लॉस नहीं होता। ये जो दो प्रेफरेंस है वो एसी को डीसी के ऊपर क्या कर देती हैं? प्रेफर कर देती हैं। चलिए अब आपको ये तो पता लग चुका है कि एसी को डीसी के ऊपर क्यों प्रेफर किया जाता है। चलिए एसी करंट को बच्चे स्टडी करना शुरू करते हैं। ठीक है, करते हैं अपने अल्टरनेटिंग करंट को। क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट? उससे पहले बच्चे आपको डायरेक्ट करंट जो बैटरी से करंट मिलता है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। बैटरी से जो करंट मिलता है वो डायरेक्ट करंट होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? जिसकी फ्रिक्वेंसी होती है जीरो। फ्रिक्वेंसी जीरो है तो अगर बच्चे में आपके करंट और टाइम की एम्पलीट्यूड के बीच में अगर ग्राफ बनाऊँ तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। तो आपकी डीसी करंट की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? जीरो होती है और उसका एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ऐसा करंट जिसकी फ्रिक्वेंसी जीरो है और इसका एम्पलीट्यूड हमेशा टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है, ऐसे करंट को आप डीसी करंट का नाम दे सकते हो। बट अगर हम बात करें एसी करंट की, तो एसी करंट को इस तरह सिंसोटिकली फॉर्म में आपका शो किया जाता है। तो ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली टाइम के साथ चेंज होता रहे और वो अपनी डायरेक्शन को भी पीरियोडिकली रिवर्स करता हो, तो ऐसा करंट आपका अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। तो अल्टरनेटिंग करंट कौन सा करंट है? अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट whose मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली चेंज विद टाइम। तो ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है एंड whose डायरेक्शन रिवर्स periodically, और जिसकी डायरेक्शन रिवर्स करती हैं periodically, तो ऐसे करंट को क्या बोलते हैं? हम एसी करंट या अल्टरनेटिंग करंट का नाम दिया जाता है। एसी करंट ऊपर वाले हाफ के लिए मान सकते हो पॉजिटिव, तो नीचे में है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और ऐसे ही चलता रहता है। हमारे इस इंडिया में जो एसी आपका आता है हमारे घरों में, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? सभी को पता होगा। हमारे इंडिया में जो एसी आता है उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्स
और घरों में जो वोल्टेज आती है वो कितनी होती है बच्चे, 220 वोल्ट होती है। अब अगर मैं कहूँ कि अल्टरनेटिंग करंट को कैसे लिखा जाता है, देखिए डीसी करंट को तो सिंपली आई से लिख देते थे, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट को लिखने का तरीका होता है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट को बच्चे साइन या कोस की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी साइन फॉर्म में भी बना सकते हो, कोस फॉर्म में बना सकते हो। हम बेसिकली इस चैप्टर के अंदर साइन फॉर्म में ही बात करेंगे। ओके, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट को बच्चे साइन फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करने की इक्वेशन होती है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें आई का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो करंट होगा वो होगा आपका क्या, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, आपका क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। आई नोट का मतलब होता है पीक या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, तो करंट की जो भी पीक या मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे आप आई नोट का नाम देंगे। यहाँ ओमेगा क्या होगा, ओमेगा का मतलब होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सभी को पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके इक्विवेलेंट होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 2 पाई न्यू। टी क्या चीज़ है बच्चे, टाइम के इक्विवेलेंट है। तो अल्टीमेटली आपको रिप्रेजेंटेशन आपकी करंट की, अल्टरनेटिंग करंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपको पता लग चुका है। चलिए, इसी तरह अगर मुझे अल्टरनेटिंग ईएमएफ को रिप्रेजेंट करना हो तो उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अल्टरनेटिंग ईएमएफ को रिप्रेजेंट करना है तो उसे लिखे जाएंगे ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ई क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। ई नोट क्या चीज़ होगी बच्चे, ई नोट क्या होगा, अल्टीमेटली ई नोट क्या होगा, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू आपकी ई नोट के बराबर होगी। और ओमेगा क्या है, ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और टी क्या है, टाइम है होगी। ओके, तो बिल्कुल वही रिप्रेजेंटेशन जो करंट के साथ की थी वही आपकी अल्टरनेटिंग ईएमएफ के साथ भी होती है। चलिए, फर्स्ट आर्टिकल बच्चे इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट आर्टिकल में आपको क्या बताने जा रहा हूँ, फर्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। एसी करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के साथ हम डील करने जा रहे हैं। डेफिनेशन को ध्यान से सुनिएगा, क्या होती है डेफिनेशन। देखिए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या है। देखिए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट which would generate the same amount of heat in a given circuit in a given time as done by AC when passed through the same circuit and or same circuit या same resistance for the same time। मान लीजिए एक बच्चे डेफिनेशन को समझना है तो इस फिगर को याद रखिए। मान लीजिए एक एसी सोर्स को दिखाने का तरीका ये होता है, सर्कल लगा के उसमें इस तरह का इसका साइन लगा देते हैं हॉरिजॉन्टल। ये है एसी सोर्स को दिखाने का तरीका। और मान लीजिए मैंने इसके साथ एक प्योर रेजिस्टेंस को जोड़ दिया, ठीक है। तो आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट की या कांस्टेंट करंट की वो वैल्यू विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट, जो उतनी हीट जनरेट करे इन ए गिवन रेजिस्टेंस में इन ए गिवन टाइम। ठीक है, तो वो कांस्टेंट करंट की वैल्यू जो एक सर्किट के अंदर जिसमें रेजिस्टेंस जुड़ा हो उसमें उतनी ही हीट प्रोड्यूस करे सेम टाइम के अंदर जितनी हीट आपका एसी प्रोड्यूस कर सकता था जब उसे सेम सर्किट के अंदर सेम रेजिस्टेंस में से पास किया जाए और सेम टाइम के अंदर पास किया जा रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए सर्किट के अंदर मैं एक टी टाइम के लिए, अगर मान लीजिए सर्किट के अंदर मैं एक एसी को पास कर देता हूँ, तो एसी को पास करने से जो हीट प्रोड्यूस होगी, अगर उतनी हीट कोई कांस्टेंट करंट का अमाउंट भी सेम सर्किट में सेम टाइम में प्रोड्यूस कर दे तो उस कांस्टेंट करंट के अमाउंट को ही आपने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी का नाम देना है। ठीक है, समझ आ गई होगी। चलिए, मान लीजिए आपने क्या किया, इसे अल्टरनेटिंग सोर्स से जैसे ही कनेक्ट किया तो क्या हुआ, करंट आपका मूव करना शुरू कर देगा। लेट द अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करने की यही इक्वेशन होती है। ठीक है, चलिए मान लीजिए जैसे ही आपका करंट इसमें से फ्लो करेगा तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू जूल हीटिंग लॉ, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो हीट जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। जूल हीटिंग लॉ याद है ना, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। लेट इज कंसिडर इन स्मॉल टाइम डी टी, जो हीट प्रोड्यूस हुई वो कितनी प्रोड्यूस हो गई है, डी एच हीट प्रोड्यूस हो चुकी है। तो डी एच किसके बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू जूल हीटिंग लॉ द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द टाइम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डी टी इज गिवन बाय डी एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई। अगर स्मॉल टाइम में स्मॉल हीट प्रोड्यूस हुई है तो कंप्लीट साइकिल में, एक साइकिल कितनी होती है बच्चे, एसी की एक कंप्लीट साइकिल का टोटल टाइम पीरियड कितना होता है, 0 से टी तक होता है। अगर स्मॉल टाइम में ये हीट प्रोड्यूस हुई है तो टोटल टाइम पीरियड में कितनी होगी, इसकी इंटीग्रेशन कर दीजिए, कहाँ से कहाँ तक, 0 से टी तक की, किसकी, आई स्क्वायर आर टी की। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आई की जगह आई की वैल्यू पुट कर दीजिए। आई की वैल्यू क्या है, उसका स्क्वायर कर दीजिए, आई नोट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर इंटू डी टी। जो टर्म कॉन्स्टेंट है उसे इंटीग्रेशन से बाहर की, एक तो आई नोट कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, यहाँ आ जाइए।
साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिखा जा सकता है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फार्मूला होता है 1 माइनस कोस टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। तो इस इक्वेशन में साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कोस टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 लिख लीजिए। 2 भी कांस्टेंट है, बाहर रख लीजिए। ठीक है, यहाँ दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट की इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए। डी टी वन को डी टी से मल्टीप्लाई कीजिए, इसे भी डी टी से मल्टीप्लाई कीजिए। दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग कर लीजिए। अगर मैं आपको बताऊं इस पार्ट की इंटीग्रेशन जीरो होती है, जो कि मैं अभी प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू मुझे पता है -1 और +1 के बीच में लाई करती है। अगर कंप्लीट साइकिल के लिए बात करूंगा तो उसका एवरेज लूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? जीरो ही आएगी। शो भी कर देता हूँ कैसे जीरो आएगी। ठीक है, देखिए एच किसके बराबर आया? आई नोट आर डिवाइडेड बाई 2। डी टी की इंटीग्रेशन ऐसी ही, कोस वाली की इंटीग्रेशन मैंने ऐसे लिखा। मैंने कहा इसकी इंटीग्रेशन जीरो आएगी, कैसे आएगी देखते हैं। लीजिए ये क्वांटिटी ऐसी कैसे, टी टी की इंटीग्रेशन क्या होती है? टी होती है लोअर लिमिट अपर लिमिट। कोस टू ओमेगा, आपकी कोस टू ओमेगा टी की इंटीग्रेशन क्या होती है? कोस की होती है साइन टू ओमेगा टी। उसके नीचे उसकी डिफरेंशिएशन टू ओमेगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट। लीजिए कोस टू ओमेगा टी की इंटीग्रेशन यही होती है। अब अगर एक बार टी पुट करेंगे, ठीक है, अब आप एक बार टी पुट कीजिए। आपको पता है ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई/टी के बराबर होता है। जब आप एक बार स्मॉल टी को कैपिटल टी पुट करेंगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा। एक बार जब जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो जीरो ही होता है। टी से टी कैंसिल होगा तो ऊपर भी साइन 4 पाई बन जाएगा, और साइन 4 पाई भी क्या होता है? जीरो। ये भी टर्म जीरो, ये भी टर्म जीरो। तो अल्टीमेटली मैंने इसीलिए कहा था इनकी वैल्यू क्या होती है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो इसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। यहाँ एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ टी आ गया। लीजिए यहाँ तक तो बच्चे मैंने निकाल लिया। मैंने क्या निकाला? मेरे एसी करंट ने एक सर्किट था जिसमें आर जुड़ा हुआ था। एक आपका एसी करंट ने रेजिस्टेंस में एक सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस कनेक्ट था, टी टाइम में ये हीट प्रोड्यूस हुई है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन करंट, कांस्टेंट करंट का वो अमाउंट जो इतनी हीट सेम रेजिस्टेंस में सेम टाइम में प्रोड्यूस करते, उस कांस्टेंट करंट के अमाउंट को ही आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। मान लीजिए ये ही है लेट आर एम एस या आई वी या आई इफेक्टिव, यही वो कांस्टेंट करंट का अमाउंट है जो सेम सर्किट के अंदर सेम टाइम में सेम हीट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगेन जूल हीटिंग लॉ से देखिए हीट की वैल्यू सेम होनी चाहिए, आर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, टी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। जूल हीटिंग लॉ से फॉर्मूला लिख लीजिए। ये है बाय डेफिनेशन का यूज़ करके मैं मान लिया ये वो कांस्टेंट करंट की वैल्यू है जो सेम सर्किट में सेम टाइम में सेम हीट प्रोड्यूस कर रहा है। एक ये इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर फोर्थ, दोनों को कंपेयर कर लीजिए। एच की वैल्यू सेम है, आर सेम है, टी सेम है। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपका आई आर एम एस का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? आई नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी आई नोट बाय रूट 2। सॉल्व करेंगे तो आई नोट बाय रूट 2 की वैल्यू होती है 0.707 आई नोट। इसका मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए सी मैक्सिमम वैल्यू के 0.707 आपके टाइम्स होती है। ठीक है, तो इस तरह बच्चे हमने क्या किया, आपका जो पहला आर्टिकल था जिसका क्या नाम था आपका क्या नाम था, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को ओवर कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही आर्टिकल जैसे करंट के लिए किया है, बिल्कुल ऐसे ही आर्टिकल आपका क्या है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए भी है। कैसे? चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल बिल्कुल पिछले आर्टिकल की तरह ही है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। जैसे करंट के किया वैसे ही ईएमएफ के लिए भी कीजिए, डेफिनेशन बिल्कुल सेम। जहाँ करंट लिखा था वहाँ ईएमएफ लिख लीजिए। तो यानी वो स्टडी ईएमएफ की वैल्यू जो आपके सर्किट में उतनी हीट प्रोड्यूस करे, एक सर्किट में उतनी हीट प्रोड्यूस करे सेम टाइम के अंदर जितना आपका एसी प्रोड्यूस कर सकता है सेम सर्किट में सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर। ठीक है, तो अल्टीमेटली बिल्कुल वही आर्टिकल है। आप आर कनेक्ट कर दीजिए एक एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ से जिसके कारण करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। लेट द अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज रिप्रेजेंटेड बाय ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, मान लीजिए इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम जो हीट प्रोड्यूस हुई उसे क्या मान लिए, डी एच का नाम लीजिए, पिछले आर्टिकल की तरह ही है। तो बताइए अकॉर्डिंग टू जूल हीटिंग लॉ आपके स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, वो होगी आई स्क्वायर आर टी के बराबर। सबसे पहले आई को क्या कीजिए, आई को आप ई की फॉर्म में लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई क्या होता है, ई अपॉन आर। तो मैं इसे ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो लीजिए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट का फॉर्मूला ये तो निकल गया। अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट का ये फॉर्मूला है तो कंप्लीट साइकिल के लिए अगर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लीजिए इंटीग्रेशन कर दीजिए, कहाँ से कहाँ तक की इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर दीजिए 0 से टी तक की। ई की जगह उसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू पुट कीजिए, ई नोट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा। जो कांस्टेंट क्वांटिटी है ई नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर बाहर लिख लीजिए, अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डी टी।
ठीक है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला पिछले वाले आर्टिकल की तरह ही चल रहा है, उसका फॉर्मूला हो गया 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी टी। टू भी कॉन्स्टेंट है, बाहर रख लीजिए। इसमें क्या है, ये टर्म रह जाएगी, एक बार इसे डी टी से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ कीजिए, दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग कीजिए। पिछले आर्टिकल में दिखा चुका हूँ, इसकी इंटीग्रेशन कितनी है बेटा, जीरो है, इसे जीरो पुट कर दीजिए। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, टी लोअर लिमिट अपर लिमिट, एक बार अपर लिमिट पुट कीजिए माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट कीजिए, पुट कर दीजिए, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। यहाँ तक पहुँच गए, अल्टीमेटली आपका फॉर्मूला आ जाएगा एच इक्वल टू, कहाँ तक आ गया, एच इक्वल टू ई नोट का स्केयर डिवाइडेड बाई 2r इंटू टी। तो मैंने क्या निकाला, मैंने अभी तक ये निकाला है, एसी ने एक सर्किट जिसकी रेजिस्टेंस कितनी थी आर, टी टाइम में ये हीट प्रोड्यूस की है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आ जाइए। डेफिनेशन क्या कहती है बच्चे, डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली वो कांस्टेंट ईएमएफ की वैल्यू जो इतनी हीट सेम सर्किट में सेम टाइम में प्रोड्यूस करे, उसी को आप क्या नाम देंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ का नाम देंगे। तो चलिए मान लीजिए आर एम एस आई आपका ई वी या ई इफेक्टिव, ये क्या है, वो कांस्टेंट ईएमएफ की वैल्यू है जो सेम सर्किट के अंदर सेम हीट, मतलब सेम सर्किट के अंदर सेम टाइम में सेम हीट प्रोड्यूस करेगी। बिल्कुल वैसे ही आपका कौन सा फार्मूला बचे, जूल हीटिंग लॉ को वी स्केयर की फॉर्म में कन्वर्ट करके मैंने क्या किया बच्चे, आपकी हीट की फॉर्म में फार्मूला पुट कर दिया है। जैसे एच इक्वल टू आई स्केयर आर टी होता है, इसे वी अपॉन आर लिख लोगे, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो उसी का यूज़ करके बच्चे मैंने देखिए, ये है वो कांस्टेंट ईएमएफ की वैल्यू जो सेम सर्किट में सेम टाइम में सेम हीट प्रोड्यूस करेगा। पिछले वाली इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो यहाँ भी ई आर एम एस का स्केयर किसके बराबर आएगा, ई नोट डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं ई आर एम एस किसके बराबर है, ई आर एम एस निकालनी है तो रूट ले लीजिए दोनों साइड, तो ये इसके बराबर आएगा। अल्टीमेटली जब डिवाइड करेंगे तो 0.707 ई नोट, बिल्कुल सेम पिछले वाला आर्टिकल। इसका मतलब रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ई एम एफ मैक्सिमम वैल्यू के 0.707 आपके टाइम्स का है। याद रहेगा बच्चे, बड़ा आसान है, डन। ओके, कभी भी बच्चे कोई न्यूमेरिकल दिया जाए, कभी भी कोई न्यूमेरिकल दिया जाए तो उसके अंदर बच्चे जो वोल्टेज दी जाती है, देखिए अगर मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल दिया जा रहा है, उसके अंदर जो वोल्टेज होगी वो एसी होगी, या जो करंट दिया होगा वो अल्टरनेटिंग करंट का ही होगा। अल्टरनेटिंग करंट कौन सा होता है, वेरिंग करंट होता है। ठीक है, तो जो वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए कोई भी न्यूमेरिकल है उसमें वोल्टेज रखी है 200 वोल्ट 220 वोल्ट, तो वो जो भी वैल्यू होती है वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं मान लीजिए आपसे पूछूं हमारे घर में पीक वैल्यू ऑफ पीक ईएमएफ कितनी आती है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ कितनी आती है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू तो ई नोट होती है। ठीक है, हमारे घर में कितनी वोल्टेज आती है बच्चे, कितनी बोलते हैं हम, 220 वोल्ट, वो तो एक फिक्स वैल्यू बोली। तो यानी जो 220 वोल्ट है वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए हमारे घर में मैक्सिमम वोल्टेज कितनी आती है, तो आप बोलेंगे ई नोट किसके बराबर होगा, ई नोट होगा रूट टू टाइम ऑफ ई आर एम एस के बराबर। ठीक है, रूट टू टाइम इंटू ई आर एम एस कितना होता है, 220 वोल्ट। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 311 वोल्ट। तो हमारे घर में जो मैक्सिमम वोल्टेज आती है वो 220 नहीं, हमारे घर में मैक्सिमम वोल्टेज आती है 311 वोल्ट। ठीक है, जो 220 आती है वो रूट मीन स्केयर वैल्यू होती है। ठीक है, आप 220 कॉन्स्टेंट वैल्यू बोल रहे हो, इसी कोई कॉन्स्टेंट तो नहीं होता है, वो तो उसकी रूट मीन स्केयर। तो कभी भी कोई क्वेश्चन आए उसके अंदर कोई वैल्यू दे रखी हो, वो उसकी रूट मीन स्केयर वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब कॉन्स्टेंट वैल्यू दे रखी है तो वो रूट मीन स्केयर वैल्यू होती है। ध्यान रहेगा। ठीक, चलिए अब क्या है बच्चे, एसी सर्किट के अंदर कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं। डीसी के अंदर सिर्फ एक ही कंपोनेंट था और वो था रजिस्टर। एसी के अंदर और भी आपके कंपोनेंट होते हैं सर्किट के अंदर, आपका हो सकता है कि इंडक्टर जुड़ा हो, एक हो सकता है कैपेसिटर जुड़ा हो। अब मैं आपको अलग अलग बताऊंगा, अगर एक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस जुड़ा हो या इंडक्टर जुड़ा हो या कैपेसिटर जुड़ा हो तो आपके सर्किट के अंदर कैसा बिहेवियर होगा, उसका कैसा इफेक्ट होगा। चलिए इसी को बारे में समझते हैं। लीजिए सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली। मान लीजिए एक सर्किट है जिसके अंदर एक प्योर रजिस्टर लिया हुआ है मैंने। मान लीजिए एक प्योर रजिस्टर को मैंने अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट कर दिया। ये क्या चीज़ है, अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ, एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ। जैसे ही कनेक्ट करूंगा तो ये क्या करेगा, जैसे एसी सोर्स ईएमएफ प्रोवाइड करूंगा तो ये एक ईएमएफ प्रोवाइड कर देगा। लेट द सपोज द अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज रिप्रेजेंटेड बाय ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इस ईएमएफ के कारण इस सर्किट में करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ये करंट फ्लो करेगा और इस आर के क्रॉस ड्रॉप होगा। कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी, आई इंटू आर के बराबर होगी। तो इस आर के क्रॉस जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, अगर मैं किरचॉफ लॉ लगाऊं या सीधा ही बता दूं, जो भी वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगी वो किसके बराबर होगी, अप्लाइड ईएमएफ के बराबर होगी। इसका मतलब जो भी पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप होगा वो ई के बराबर होगा। और ई किसके बराबर है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूं, मैं लिख सकता हूं आई आर इक्वल टू दिस थिंग। तो आई किसके बराबर होगा, आर को नीचे ले जाइए। ठीक है,
अब आकर मान लीजिए बच्चे, मैं क्या कहता हूँ, मान लीजिए यहाँ तक लिख चुका है। बताइए आई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? आई किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? आई आपका साइन थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो आई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब आपकी साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसका मतलब अगर मैं साइन ओमेगा टी की जगह, अगर मैं साइन ओमेगा टी की जगह 1 लिख दूं, अगर इसकी जगह 1 लिख दूं तो आई की जगह क्या लिखूंगा? आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? आई नोट होती है। तो लीजिए आई की जगह आई नोट लिख दीजिए और साइन ओमेगा टी की जगह क्या लिख दीजिए? 1 लिख दीजिए। इसका मतलब आई नोट किसके बराबर होता है? ई नोट बाय आर। तो इस इक्वेशन में ई नोट बाय आर की जगह आई नोट लिख दीजिए, मैंने प्रूव किया। ठीक है, तो अगर आपका अप्लाइड ईएमएफ ये है तो उसके कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा वो ये होगा। यहाँ से मैंने प्रूव किया कि आई नोट किसके बराबर है? ई नोट बाय आर। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली आई किसके बराबर होता है? वी अपॉन आर के बराबर होता है। इसका मतलब अगर आपके सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर कनेक्टेड है तो आपकी, ठीक है, आपके एसी का और डीसी का बिल्कुल सेम बिहेवियर है। देखिए दोनों में वही रिलेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर आपके सर्किट में सिर्फ और सिर्फ प्योर रजिस्टर कनेक्टेड है तो आपके जो रजिस्टर का जो बिहेवियर है वो दोनों एसी और डीसी करंट के लिए बिल्कुल सेम होता है। जैसे आपका रेजिस्टेंस डीसी को अपोज करता है, बिल्कुल वैसे ही आपका प्योर रजिस्टर एसी को भी अपोज करेगा। तो प्योर रजिस्टर का जो बिहेवियर है वो एसी और डीसी के लिए, दोनों के लिए सेम होता है। ठीक है, इन एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली, ठीक है, देन इट ओबे द ओम्स लॉ। अगर आपके एसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ प्योर रजिस्टर जुड़ा हो तो ओम्स लॉ फुली वैलिड होगा। आपका जो रजिस्टर है वो आपके जो बिहेवियर डीसी के लिए शो कर रहा था वही बिहेवियर क्या होगा? एसी के लिए भी शो करेगा। ठीक है, तो अगर ऐसे करेगा तो बच्चे अल्टीमेटली अगर मान लीजिए आपकी अप्लाइड ईएमएफ कितनी थी? ई इज इक्वल टू ई नोट साइन मेगा टी थी, जिसके कारण करंट जो प्रोड्यूस हुआ वो कितना हुआ? आई इक्वल टू आई नोट साइन मेगा टी। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो देखिए दोनों आपकी दोनों इक्वेशन साइन की फॉर्म में आ रही हैं। दोनों का फेज डिफरेंस, दोनों का एंगल बिल्कुल सेम है। एंगल सेम है तो अगर मैं इनके बीच में इस तरह एक वेव डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो क्योंकि मुझे पता है दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जीरो है तो दोनों के लिए ग्राफ ऐसे, एक मैंने पिंक कलर से बनाया वो ईएमएफ मान लीजिए, जो पेन के बनाया लिए पेन से बनाया उसे आई मान लीजिए। ठीक है, इसका मतलब देखिए दोनों ग्राफ एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब दोनों स्टार्टिंग जीरो से हो रहे हैं, दोनों एक साथ मैक्सिमम हो रहे हैं, दोनों एक साथ मिनिमम हो रहे हैं, दोनों एक साथ नेगेटिव साइड में जा रहे हैं, दोनों एक साइड फिर जीरो हो रहे हैं, यानी हमेशा दोनों एक साथ ही मैक्सिमम होंगे, मिनिमम होंगे। इसका मतलब अगर आपके सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस जुड़ा हो तो आपके करंट और पोटेंशियल के बीच में या अल्टरनेटिंग पोटेंशियल और अल्टरनेटिंग करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है, इसका मतलब ई और आई दोनों फेज सेम फेज में ही मूव करेंगे। ठीक है, फेज डिफरेंस जीरो होगा, दोनों के दोनों सेम फेज में मूव करते हैं। अगर मैं इसे एक फेसर डायग्राम की हेल्प से दिखाऊं, फेसर डायग्राम क्या होता है? एक रोटेटिंग वेक्टर होता है जो आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपकी क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस एक ऐसा एक वेक्टर जो रोटेट करता है और आपके फेस रिलेशनशिप को बताता है ई और आई के बीच में। मान लीजिए बच्चे मैंने ये एक्स और वाई आपके डायमीटर ले ली हैं। सबसे पहले अप्लाइड ईएमएफ, ये जो फेसर वेक्टर है ये मैक्सिमम आपकी वैल्यू को बताता है। तो आपका ईएमएफ कितने डिग्री का एंगल बना रहा था? आपका ईएमएफ आपका ओमेगा टी का एंगल बना रहा था स्टार्टिंग में। अब आपको पता है अगर आपके सर्किट में एक प्योर रजिस्टर कनेक्ट है तो ई और आई दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, तो यही डायरेक्शन आई नोट की भी होगी। अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं तो परपेंडिकुलर आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू को बताएगा, मतलब यहाँ ई की वैल्यू यहाँ आई की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को बताएगा। तो ये है बच्चे फेसर आपका डायग्राम। आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिस तरह बच्चे मैंने एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर किया है बिल्कुल वैसे ही एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब क्या करना है? रजिस्टर की जगह मान लीजिए, रजिस्टर की बजाय क्या मान लीजिए? एक इंडक्टर मान लीजिए। मान लीजिए बच्चे एक इंडक्टर एल मान लीजिए, उसे मैंने एक अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही कनेक्ट करूंगा तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? ये आपके सर्किट में एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ ड्रिवन करेगा। लेट द अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज रिप्रेजेंटेड बाय ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, जिसकी वजह से इस सर्किट में करंट आपका फ्लो होना शुरू हो जाएगा। बट आप कौन से करंट से डील कर रहे हैं? आप अल्टरनेटिंग करंट से डील कर रहे हैं। और अल्टरनेटिंग करंट कैसा करंट होता है? वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। अगर करंट चेंज होगा तो इस कोयल के अंदर जैसे ये जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो भी चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज तो फ्लक्स चेंज, तो फ्लक्स चेंज होगा तो एक आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी सेल्फ इंडक्शन, जिसके कारण यहाँ पे एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये इंड्यूस ईएमएफ इस करंट की स्ट्रेंथ का चेंज होने का क्या करेगा? अपोज करेगा। अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ इसका अपोज करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसी की डायरेक्शन में इसका सपोर्ट करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? आपने जैसे ही बच्चे ऑन किया, जैसे इसे कनेक्ट किया तो इस इंड्यूस ईएमएफ ने इस करंट की स्ट्रेंथ का अपोज करना शुरू कर दिया। अगर आपने सर्किट के अंदर करंट को मेंटेन करना है तो कम से कम आपकी अप्लाइड ईएमएफ इस इंड्यूस ईएमएफ के इक्वल और अपोजिट तो होनी चाहिए। फॉर
maintaining the current in the circuit, the applied EMF must be equal and opposite to this induced EMF. इसका मतलब आपकी अप्लाइड EMF इस इंड्यूस EMF की इक्वल और अपोजिट तो होनी ही चाहिए। इंड्यूस EMF की वैल्यू पता है आपको बच्चे, यहाँ माइनस है। इंड्यूस EMF का फार्मूला क्या होता है? इंडक्टर के लिए सेल्फ इंडक्टर्स में आपको बताया था, ई का फार्मूला क्या होता है? माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ तक आ गए। ओके, ई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ई नोट साइन ओमेगा टी। डन। यहाँ से डी आई की वैल्यू निकाल लीजिए। तो लीजिए, स्मॉल टाइम डी टी के अंदर जो करंट फ्लो हुआ वो तो मैंने निकाल लिया, लेकिन अगर मैं कंप्लीट करंट निकालना चाहूँ, कितना करंट आपका फ्लो किया होगा, तो वो कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कर लीजिए, जो टर्म बाहर कॉन्स्टेंट है उसे बाहर किए, साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन करनी है। साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन की होती है माइनस कोस, और इसकी डिफरेंशिएशन ओमेगा टी की नीचे, यानी आपकी इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। क्योंकि यहाँ कोई भी लिमिट नहीं थी, अगर यहाँ कोई लिमिट ना हो तो क्या होगा? अगर यहाँ पे कोई भी लिमिट ना हो तो ये आपकी कौन सी है? ये आपकी इंडेफिनिट इंटीग्रल है, और इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो यहाँ कॉन्स्टेंट जरूर आएगा। उस कॉन्स्टेंट को क्या नाम देना है? उस कॉन्स्टेंट को नाम देना है इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। बट आप कौन से करंट से डील कर रहे हो? आपका बच्चे कौन से करंट से डीलिंग हो रहा है? आप जिस करंट से डील कर रहे हो वो अल्टरनेटिंग करंट है, और अल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ चेंज होता रहता है। इक्वेशन की कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंगली, आपके करेक्टनेस के अकॉर्डिंगली, आपके डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली हर टर्म आपके टाइम के साथ चेंज करनी चाहिए। अगर ये टर्म नहीं कर रही तो श्योरली इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। भैया आप अल्टरनेटिंग करंट से डील कर रहे हो तो इक्वेशन की प्रिंसिपल होमोजेनिटी के अकॉर्डिंगली हर टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, और हर टर्म भाई सेम में सेम ही ऐड हो सकता है। तो ये करंट कौन सा है? अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट में अल्टरनेटिंग करंट ही ऐड हो सकता है। कॉन्स्टेंट वैल्यू हो ही नहीं सकती, इसलिए इसकी वैल्यू श्योरली क्या होगी? जीरो होगी। लीजिए, अगर उस टर्म को जीरो कर दूं तो आई की वैल्यू किसके बराबर आया? आई हो गया ई नॉट बाई एल माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो यहाँ पे बच्चे हमने क्या किया? ओमेगा को बाहर ले लीजिए, ओमेगा बाहर आ गया, माइनस का साइन बाहर आ गया, यहाँ कोस ओमेगा टी आया। क्या मैं कोस ओमेगा टी को साइन की फॉर्म में लिख सकता हूँ? मुझे पता है साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ माइनस ई नॉट बाय ओमेगा एल लिखिए, कोस को लिख लीजिए साइन 90 माइनस ओमेगा टी। इस माइनस को अंदर भेज दीजिए, माइनस को अंदर भेज देंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी आई नॉट इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। बताइए आई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? आई किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है? एंगल पे डिपेंड कर रहा है। आई की वैल्यू मैक्सिमम तभी होगी जब ये एंगल की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अगर मैं इसकी वैल्यू 1 पुट कर दूं तो आई की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? 1 पुट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगेन इसका मतलब क्या हुआ? आपका वहीं से वही रिलेशन आ गया। देखिए, ये आई नोट है, देखिए ये अल्टीमेटली आई नोट, ये ई, और ये श्योरली ये क्या होगी? इंडक्टर की रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, इसका मतलब इस टर्म को आप आई नोट से लिख दीजिए। लिखेंगे तो आपकी करंट की इक्वेशन ये आ जाएगी। अप्लाइड ईएमएफ कितना था? ये था। करंट की इक्वेशन ये आई। दोनों को जरा कंपेयर करके देखिए। दोनों कंपेयर करके देखेंगे तो दोनों बच्चे साइन फॉर्म में तो हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ साइन ओमेगा टी है और यहाँ साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है। इट्स मीन अगर आपके सर्किट में एक प्योर इंडक्टर जुड़ा हो तो आपका करंट ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे रह जाता है। ठीक है, तो अगर आपके सर्किट में इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग एल ओनली, अगर आपके सर्किट में एक प्योर एल ही जुड़ा हुआ है तो अल्टरनेटिंग जो करंट है वो लेग बिहाइंड रहेगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज से बाय ए फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। तो इस केस में आपका जो अल्टरनेटिंग करंट है वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे रह जाता है। अगर मैं वेव डायग्राम में दिखाऊं तो लीजिए, ये मैंने ब्लू कलर से ई को दिखाया है, तो पिंक कलर से आई को दिखा रहा हूँ। देखिए पीछे, जीरो से पीछे चल रहा है। डन। तो अल्टीमेटली बचे ई और आई के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? आपका 90 डिग्री का आ गया। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं फिर से डायग्राम बनाऊं तो मान लीजिए ई नोट कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? ओमेगा टी। ठीक है, अगर ई नोट ओमेगा टी एंगल बना रहा है तो करंट इससे कितने डिग्री पीछे है? 90 डिग्री पीछे। का मतलब इधर तो आगे होता है, इससे इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए पीछे। तो अगर ये ई नोट, ये वेक्टर ई नोट को दिखा रहा है तो ये आई नोट को दिखा रहा है। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए तो वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को दिखाएंगे। ठीक है, तो याद रहेगा अगर एक सर्किट के अंदर प्योर इंडक्टर कनेक्टेड है तो आपका, अगर एक सर्किट के अंदर प्योर इंडक्टर कनेक्टेड है तो आपका जो करंट होता है वो ईएमएफ से क्या रहता है? 90 डिग्री पीछे रह जाता है। याद रहेगा। देखिए, अगर आपके सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो दोनों सेम फेज में चलते हैं। अगर आपके सर्किट में प्योर इंडक्टर जुड़ा हुआ है तो कंडक्टर करंट क्या होगा? 90 डिग्री पीछे रह जाएगा। चलिए थर्ड और लास्ट कंपोनेंट के साथ बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, जिसका नाम है एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। ठीक है, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली।
मान लीजिए एक ऐसी सर्किट जिसमें सिर्फ एक कैपेसिटर ही जुड़ा हुआ है। जैसे ही अल्टरनेटिंग सोर्स को इसके साथ कनेक्ट करोगे तो ये क्या करेगा, एक अप्लाइड ईएमएफ प्रोवाइड कर देगा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसी इक्वेशन नंबर 1 का नाम। जैसे ही बच्चे अल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोवाइड होगी तो यहाँ करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये करंट क्या करेगा बच्चे, देखिए अल्टरनेटिंग सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। पॉजिटिव हाफ में तो क्या करेगा, कैपेसिटर को चार्ज करेगा, नेगेटिव हाफ में उसे क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। तो इसके कारण आपका अल्टरनेटिंग करंट के कारण आपका कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा। चलिए मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर आपके कैपेसिटर पे चार्ज ये था और जो पोटेंशियल आपकी जो इसके ऊपर डेवलप हुआ वो कितना था, V के बराबर मान लीजिए। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हमने चार्ज कितना माना, Q, और पोटेंशियल कितना माना, V। कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, C इक्वल टू क्यू बाई वी। तो V हो गया Q बाई C के बराबर। श्योरली ये आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है कैपेसिटर के क्रॉस, ये अप्लाइड पोटेंशियल के बराबर तो होगा ही होगा। तो इसे E के बराबर लिख लीजिए, और E किसके बराबर है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ से C को ऊपर मल्टीप्लाई करके यहाँ तक लीजिए। आपने तो करंट और पोटेंशियल के बीच की बात करनी है, तो करंट और आपको चार्ज के बीच का रिलेशन पता है। करंट क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो लीजिए इस इक्वेशन की डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपका C ई नॉट बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा के बराबर आ गई। ओमेगा को बाहर रखिए, लीजिए ऐसे लिख लीजिए ई नॉट ओमेगा C कोस ओमेगा टी। ऐसे लिख लीजिए इसे साइन के फॉर्म में, ताकि कंपेयर करना इजी हो जाए। साइन के फॉर्म में लिखोगे तो इसे साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। पिछले केस में हमने कोस ओमेगा टी को यहाँ माइनस लिखा था, यहाँ प्लस लिखा है। इंडक्टर में इंडक्टेंस क्या करती है, अपोज करती है, इसलिए नेगेटिव लिखते हैं। कैपेसिटर का कुछ चार्ज होना शुरू हो जाता है, वो सपोर्ट करता है, इसलिए यहाँ साइन पाई बाय 2 ओमेगा टी लिखना, पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी सपोर्ट करता है। ठीक है, ध्यान रखते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा भी कोस थीटा के बराबर होता है। तो अल्टीमेटली मैं इसे ई नोट को ई नोट लिख दूँ। आपके ओमेगा सी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 बाय ओमेगा सी, ऊपर जाएगा यही टर्म बन जाएगी। इसे ऐसे का ऐसे लिखिए। बताइए आई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, आई की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब इसकी पार्ट की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो आई की वैल्यू आई मैक्सिमम होगी जब इस पार्ट की वैल्यू 1 होगी। तो इसे 1 पुट करके आई की जगह आई की आई मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर पुट करोगे तो पता लग जाएगा इस सारे की वैल्यू आई नोट के बराबर है। इस सारे को आई नोट लिख दीजिए, हाँ जी, इस सारे को आई नोट लिख लीजिए, इक्वेशन बन जाएगी। तो लीजिए अप्लाइड ईएमएफ ये थी, करंट जो प्रोड्यूस हुआ ये हुआ। दोनों में देखिए, दोनों के अंदर देख लीजिए फेज का डिफरेंस कितना है। साइन दोनों है, ओमेगा टी दोनों में है, लेकिन यहाँ प्लस पाई बाय 2 आ रहा है। इसका मतलब अगर आपके सर्किट में एक प्योर कैपेसिटर जुड़ा हो तो करंट आपका ईएमएफ से क्या होता है, 90 डिग्री आके मूव करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके सर्किट में एक प्योर कैपेसिटर जुड़ा हुआ है तो अल्टरनेटिंग करंट आपका क्या करेगा, लीड करेगा आपकी अल्टरनेटिंग ईएमएफ से बाय ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। तो करंट आपका ईएमएफ से लीड करता है बाय ए एंगल पाई बाय 2। तो लीजिए मैं ग्राफ से बना देता हूँ बच्चे। मान लीजिए ये जो ब्लू आपका जो पिंक कलर का आपका ग्राफ बनाया है, ये मान लीजिए ई को दिखा रहा है। ये किसको दिखा रहा है बेटे, ई को दिखा रहा है। तो मैंने ये पेन से जो बनाया है वो आई को दिखा रहा है। देखिए आपका ई का ग्राफ 0 से शुरू हो रहा है तो वो 90 से शुरू हो रहा है। फेसर डायग्राम में बनाऊं तो क्या होगा, फेसर डायग्राम भी देख लीजिए। अगर ई नॉट, क्योंकि ये तो मेरी अप्लाइड थी, ये ओमेगा टी का एंगल बना रहा है, तो करंट कितने डिग्री आगे है, करंट 90 डिग्री आगे है इससे। लीजिए आगे ले जाइए और इसका एरो इधर लगा लीजिए। परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट को बताएगी। तो तीनों को याद रहेगा, क्योंकि मेरे अगले आर्टिकल ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें इन तीनों आर्टिकल को मुझे कंबाइन करना है। ठीक है, यानी कौन कौन से तीन आपके, अगर आपके सर्किट में सिर्फ प्योर रजिस्टर जुड़ा हुआ है तो ई और आई दोनों सेम फेज में होंगे। अगर आपके सर्किट में एक इंडक्टर जुड़ा हुआ है तो आपका करंट आपकी ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे रह जाएगा। और अगर कैपेसिटर जुड़ा हुआ है तो आपका करंट, आपका जो करंट है वो ईएमएफ से क्या होगा, 90 डिग्री आगे चला जाएगा। ठीक है, तो लीजिए इस आपकी इस लेक्चर के अंदर बच्चे यहीं तक था। अगले लेक्चर में जो भी वीडियो डालूंगा उसके अंदर इन तीनों टॉपिक को ऐड करके एक नया टॉपिक बनाएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।